बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज का पाठ 6 अंतिम दौर 1 पढ़ेंगे, जिसमें पॉइंट यह है कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि है वो किसी और देश का अनुकरण करती है। जिस देश ने वैसा किया वैसे ही भारत देश भी करता है। तो आइए हम इस पाठ का सार देखते हैं। भारत में घटी एक नई घटना के बारे में जानते हैं। युगों से अपना अस्तित्व न खोने वाले भारत में पहली बार ऐसी घटना घटी कि वह अपने ही देश में गुलाम बन गया। बहुत सी जातियों ने भारत पर राजनीतिक सत्ता कायम की, लेकिन वे भारत में रहकर भारत का हिस्सा भी बन गई। भारत ने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पर राजनीतिक संचालन उसकी धरती से बाहर का हुआ। अंग्रेजों ने भारत पर रहकर हुकूमत चलाई, जबकि शासन सत्ता इंग्लैंड की थी। तो इस तरह से हमारे देश ने अपना अस्तित्व खो दिया था और वो अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था। और बहुत सी जातियों पर अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर ली थी, लेकिन भारत ने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी। पहली बार ही ऐसा हुआ कि भारत पर राजनीतिक संचालन उसकी धरती से बाहर का हुआ था, यानी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने भारत में रहकर हुकूमत चलाई थी। अब है भारत की अधीनता, यानी भारत की जो गुलामी के अधीन थी। अंग्रेज़ सरकारों की गुलाम थी हमारी देश की जनता। भारत ब्रिटिश सरकार के लिए एक औपनिवेशिक, जिसका अर्थ होता है किसी को अधीन कर उपनिवेश बनाना, यानी निवेश करना, औपनिवेशिक केंद्र व खेतीहर बनकर रह गया, जिसे अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरह से चूसा। भारत में उन्हीं व्यापार धंधों को बढ़ावा मिला जिनसे अंग्रेजी सरकार को लाभ था, जिनसे अंग्रेजी सरकार को फ़ायदा होता था। उसी व्यापार धंधे को ज़्यादा बढ़ावा मिलता था और उन्हीं पदार्थों की खेती होती थी जो अंग्रेज़ों को लाभ दे सके। अगला पॉइंट है अंग्रेजी सरकार की चाल। अंग्रेजी सरकार ने ऐसी चाल चली कि भारत के एक ऐसे वर्ग को पैदा किया जिनके स्वार्थ उनसे अलग न थे। इसका मतलब यह है कि आज आम जनता व अंग्रेजी सरकार के बीच का वर्ग, जिसमें राजा, जमींदार, सरकार के विभिन्न विभागों के पटवारी, गांव के मुखिया व उच्च कर्मचारी आते थे, ये भी जनता का खून चूसने वाले थे। ये भी जनता को प्रताड़ित करते थे, अपने देश की जनता को त्रस्त करते थे। अंग्रेज़ों ने हर जिले में कलेक्टर भी नियुक्त किए। ये सब सरकार को मुंह मांगी रकमें आम जनता से एकत्रित करके देते थे, वह अपनी जेबें भी भरते थे। तो हमारे ही देश की जनता, जिसमें राजा, जमींदार, सरकार के विभिन्न विभागों के पटवारी आते थे, गांव के मुखिया थे और उच्च कर्मचारी भी थे, जो हमारे देश की जनता का खून चूसते थे और साथ में हमसे ही पैसे वसूल करके उन्हें देते थे और अपनी खुद की जेबें भी भरते थे। भारत पर आर्थिक बोझ। भारत की जनता अपने ही देश में संपन्न साधनों के होने के बावजूद भी गरीब बन गई, क्योंकि उसे ब्रिटेन के खर्चे उठाने पड़ते थे। हमारे देश की जनता ही ब्रिटेन के खर्चे उठा रही है। कैपिटेशन चार्ज भी लग रहे हैं। तो कैपिटेशन चार्ज का अर्थ होता है कि अंग्रेजों ने भारत को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। उन्होंने नियम बनाए थे कि ब्रिटिश सेना के एक हिस्सा के प्रशिक्षण का खर्च भारत को उठाना पड़ेगा। यानी ब्रिटिश सरकार जो है, सेना पर जो खर्चा कर रही है, सैनिकों पर खर्चा कर रही है, उसका एक हिस्सा, जितना भी खर्चा होता है उसका एक हिस्सा उनकी ट्रेनिंग पर खर्च करना पड़ेगा भारत को। उस खर्चे का उन्होंने कैपिटेशन चार्ज नाम दिया था। उस समय भारत को
ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे, उसे कहा जाता है कैपिटेशन चार्ज। तो इसके अलावा अन्य खर्चों का भी बोझ जो था वो भारत के कंधों पर था। तो ये था अंतिम दौर 1 के पाठ का सारांश। इसमें शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जिसका गुलाम का अर्थ होता है किसी के अधीन रहना। पूंजीवाद, जैसे तैसे धन कमाने को महत्व देना, किसी भी तरह से धन कमाना, उसको कहा जाता है पूंजीवाद। और औपनिवेशिक का अर्थ है किसी को अधीन कर उपनिवेश बनाना, यानी किसी को अपना गुलाम बना करके फिर उसी का ही इस्तेमाल कुछ नए चीज़ के लिए या नए काम के लिए इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं औपनिवेशिक। खेतीहर यानी किसान। पुछल्ला का अर्थ होता है किसी के पीछे पीछे चलना, जो जैसा कर रहा है वैसे करना। अनुसरण यानी दूसरों के अनुसार कार्य करना या दूसरों के कार्य की नकल करना। लगान, कृषि पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको लगान कहते हैं। अभिन्न यानी अलग नहीं होना। सुदृढ़ का अर्थ होता है पक्का। महकमों का अर्थ होता है विभागों। पटवारी का अर्थ होता है जमीन की पैमाइश करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं पटवारी। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। कैपिटेशन चार्ज यानी सेना के प्रशिक्षण हेतु किया जाने वाला जो भी खर्च होता है उसको कहते हैं कैपिटेशन चार्ज। शिक्षाविद का अर्थ होता है जो शिक्षा का ज्ञाता, यानी शिक्षा की जानकारी जिसको होती है वो शिक्षाविद कहलाता है। प्राच्य विद्या विशारद, एक प्रकार की शैक्षणिक उपाधि जो मिलती है उसको कहते हैं प्राच्य विद्या विशारद। चिंतन, विचार। क्लर्क, दफ्तरों में लिखित काम करने वाले मामूली कर्मचारी। चेतना का अर्थ होता है बुद्धि या विचारधारा। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है आधार। आघात का अर्थ होता है चोट पहुंचाना। उपेक्षा का अर्थ है ध्यान न देना। वैयक्तिक का अर्थ होता है विशेष व्यक्ति की। मुद्रा केंद्रित यानी सिर्फ मुद्रा पर ही आधारित है। कुरीतियों का अर्थ होता है पुराने गलत रीति रिवाज। कुप्रथाओं का अर्थ होता है पुरानी गलत विचारधाराएं। प्रवर्तक यानी संस्थापक, जो किसी भी चीज़ की संस्था की स्थापना करते हैं उसको प्रवर्तक कहते हैं। स्वामित्व अधिकार। समन्वयवादी, विचारों का आदान प्रदान जहाँ होता है वो समन्वयवादी कहलाते हैं। विश्वजनीन, विश्व में प्रसिद्ध जो होते हैं वो विश्वजनीन कहलाते हैं। कट्टर का अर्थ होता है पक्का, जो बिल्कुल भी अपने इरादों से हटता नहीं है, अपने ही इरादों पर टिका रहता है, उसको कहते हैं कट्टर। पुनर्जागरण, नई चेतना जागृत करना। बगावत का अर्थ होता है विद्रोह। जन आंदोलन, जनता का आंदोलन कहलाता है जन आंदोलन। अनुयायी का अर्थ होता है मानने वाले। सार्वजनिक का अर्थ होता है समान रूप से सारी जनता का, जो सबके लिए इक्वल हो, उसको कहते हैं सार्वजनिक। सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम। झंझोर का अर्थ है हिला देना। पुनर्गठन का अर्थ है फिर से संगठित होना। आस्था का अर्थ है विश्वास और निषेध का अर्थ है मनाही। दलित का अर्थ होता है जो निम्न श्रेणी यानी निम्न जाति के लोग जो होते हैं उसको दलित कहते हैं। धर्म प्राण, धर्म को मानने वाले। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है स्वयं को परखना, यानी हम खुद को अगर जान ले तो हम कहलाते हैं हमने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया। तत्वज्ञानियों यानी विचारकों। बहुरंगी, सांचे का अर्थ होता है विभिन्न रूप। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के नाम पर होने वाले दंगे।
सेतु, सेतु का अर्थ होता है बांधना। ओजस्वी, तेज बुद्धि वाले। शालीन, सभ्य विचारों वाले। संजीवनी, जीवनदायिनी बूटी, जो जीवन देता है, जो दवाई जीवन देती है, जीवन प्रदान करती है, उसको कहते हैं संजीवनी। जीवंतता, जीने की चाह, जीने की इच्छा। समभाव यानी एक समान भाव। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना। तर्को यानी विचार। कसौटी का अर्थ होता है परखना। अंतिम दौर 1 में आए हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन अन्य विदेशी हमलावरों की तुलना में अलग क्यों थी? इसका उत्तर इस तरह से है, भारत लंबे समय तक विदेशियों का गुलाम रहा। अंग्रेजों से पहले जितने भी आक्रमणकारी आए, वे भारत की सीमाओं में आकर यहीं बस गए थे। उन्होंने स्वयं को भारत के जीवन में शामिल कर लिया था। उन्होंने अपने देशों के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न नहीं किया था, परंतु अंग्रेजी शासन का मूल और चरित्र दोनों ही अलग थे। इन्होंने इसका संचालन इसकी धरती के बाहर से किया था और संरचनात्मक आधार पर विघटन हो गया था। प्रश्न दूसरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला क्यों बनकर रह गया था? इसका उत्तर इस प्रकार से है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन चलाना चाहा था। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े जमींदार पैदा कर दिए थे, जिससे अधिक लगान के रूप में प्राप्त रुपया वे प्राप्त कर सके। वे इस देश के पारस्परिक व्यापार और उद्योग धंधों को समाप्त कर अपने देश में निर्मित माल यहाँ बेचना चाहते थे। वे भारत से कच्चा सामान प्राप्त कर उसे वस्तुओं में बदल फिर यही बेचकर धन कमाना चाहते थे। इसलिए भारत अंग्रेजी सरकार के लिए औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया था। प्रश्न तीसरा, कैपिटेशन चार्ज क्या था? बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका उत्तर इस तरह से है कि साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने भारत को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। उन्होंने नियम बनाया था, ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण का खर्च भारत को उठाना पड़ेगा। उस खर्चे को उन्होंने कैपिटेशन चार्ज नाम दिया था। उस समय भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। प्रश्न चौथा, अंग्रेजों ने किस वर्ग को उत्पन्न किया और क्यों? इसका उत्तर इस तरह से है, अंग्रेज शासक चालाक थे। उन्होंने अपने लाभ के लिए भारतवर्ष में भारतीय आम जनता और शासक वर्ग के बीच एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो उनके कहे अनुसार चल सके। उनमें जमींदार, राजा, पटवारी, गांव के मुखिया व ऊपर के कर्मचारी आदि थे। ये सरकार के पिछलग्गू थे, यानी सरकार के पीछे पीछे चलने वाले थे। ये साधारण जनता से धन बटोरकर अंग्रेजों को लाभ पहुंचाते थे। प्रश्न पांचवा, अंग्रेजी शासनकाल में हर जिलों के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया जाता था? इसका उत्तर इस तरह से है, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी स्वार्थों की सुरक्षा के लिए जिले के प्रमुख पद पर जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त किया जाता था। प्रश्न छठा, मालगुजारी किसे कहते थे? इसका उत्तर इस तरह से है, मालगुजारी एक प्रकार से चुंगी कर होता था जो गांव से शहर लाने जाने वाले माल पर लगाया जाता था। उस कर को देने के पश्चात ही माल नगर या शहर में बिक्री हेतु लाया जा सकता था। प्रश्न सातवां, भारतवर्ष अमीर एवं साधन संपन्न होते हुए भी यहाँ की जनता गरीब क्यों थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर इस तरह से है कि भारतवर्ष में प्राकृतिक संपदा व साधनों की कमी नहीं थी, किंतु अंग्रेजी शासन ने
आर्थिक नीतियां इस प्रकार बनाई हुई थी जिससे भारत का अधिक से अधिक धन ब्रिटेन पहुंच जाए। इसलिए यहाँ के प्राकृतिक साधनों का लाभ आम जनता की अपेक्षा अंग्रेज सरकार को ही होता था। यही कारण है कि भारतवर्ष अमीर एवं साधन संपन्न होने पर भी भारत की आम जनता गरीब थी। प्रश्न 8वां, अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किस प्रकार किया था? इसका उत्तर इस तरह से है कि अंग्रेजों ने शिक्षाविदों, प्राच्य शिक्षा विशारदों, पत्रकारों और मिशनरियों की सहायता से भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किया था। उन्होंने भारतवासियों को अंग्रेजी चिंतन और राजनीतिक परंपरा से परिचित करवाया था। उन्होंने यह कार्य उत्साही भारतीय विद्यार्थियों के माध्यम से किया था। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण किया था। प्रश्न 9वां, भारतीय जनता में चेतना जागृत करने का श्रेय अंग्रेजों को क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर इस तरह से है, भारतीय जनता में चेतना जागृत करने का श्रेय अंग्रेजों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को शिक्षित करना ही उचित समझा। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। भारतीय जनता ने शिक्षित होने पर ही आधुनिक युग को समझा और दासता के बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया। प्रश्न 10वां, अंग्रेज भारतीयों को वास्तव में शिक्षित नहीं करना चाहते थे, अपितु वे उन्हें केवल क्लर्क बनाना चाहते थे। स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसका उत्तर इस तरह से है, जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ तो उन्हें विभिन्न विभागों में कार्य करने के लिए छोटे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ी। यदि इन छोटे पदों पर अंग्रेजों को रखा जाता है तो उन्हें अधिक वेतन देना पड़ेगा। इस कठिनाई को देखते हुए भारतीयों को शिक्षित किया गया ताकि उन्हें कम वेतन पर कार्यालयों में काम करने हेतु क्लर्क मिल सके। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों को भारतीयों को शिक्षित करने के पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ निहित था। प्रश्न 11वां, भारत में लोगों का अधिक बड़ा वर्ग यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित क्यों नहीं हुआ था? इसका उत्तर इस तरह से है, भारत के अधिक लोगों को प्रतीत होता था कि उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि यूरोपीय विचारधारा से बेहतर थी, इसलिए वे उनसे अधिक प्रभावित नहीं हुए थे। वे अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से ही चिपके रहे थे। प्रश्न 12वां, भारत में खेतीहर व्यवस्था के टूटने के क्या कारण थे? इसका उत्तर इस तरह से है, भारत में अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापखाना, दूसरी मशीनें आदि लेकर आए थे। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इनके व्यापक प्रभाव से खेतीहर व्यवस्था जो थी वो टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले ली थी। प्रश्न 13वां, बंगाल में विदेशियों का प्रभाव जल्दी क्यों दिखाई दिया था? इसका उत्तर इस तरह से है, बंगाल में ब्रिटिश शासन लगभग 50 वर्ष पहले स्थापित हो गया था और वहाँ के वासियों ने अंग्रेज़ों की नीतियों को पहले ही देख लिया था, इसलिए उन पर अंग्रेज़ों का प्रभाव जल्दी दिखाई दिया था। प्रश्न 14वां, अंग्रेजी शासन काल में भारत ने किन किन क्षेत्रों में उन्नति की? सार रूप में उत्तर लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से है, अंग्रेजी सरकार ने अपने सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में अनेक क्षेत्रों को उन्नत करने का प्रयास किया। उनमें से प्रमुख है नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, डाकतार विभाग आदि। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को उत्तर के माध्यम से आप लोगों को पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।